हेलो फ्रेंड्स, आइए पिछले लेक्चर में हम तापमान के बारे में पढ़ चुके हैं। तापमान किन किन कारकों से प्रभावित है, तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है और तापमान की विलोमता क्या है। आइए आज इस लेक्चर में इन सब बातों को समझते हैं। सबसे पहले तापमान किसी भी स्थान का किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और ये कारक हैं जिन्हें मैं ब्रीफ में आपके साथ रख रहा हूँ। सबसे पहला कारक है और स्थित है, यानी हम सब पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं तो तापमान उच्च रहता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए तापमान कम होता जाता है जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। यानी भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक और ध्रुवों पर सर्दी अधिक। पहला मूल कारण है सूर्यातप का अधिक होना और सूर्यातप का कम होना। दूसरा कारण है जो तापमान से जुड़ा हुआ है, वो है समुद्र तल से ऊंचाई। हम समुद्र तल से कितना ऊंचे हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, माउंट एवरेस्ट या सियाचिन ग्लेशियर अधिक ठंडे हैं। उस ठंडे होने का कारण यह है जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचा जाते हैं। 165 मीटर समुद्र तल से ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि समुद्र तल के पास भारी तत्व वायुमंडल के पाए जाते हैं। वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। जलवाष्प, धूल के कण जो पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, तो सी लेवल के पास तापमान अधिक, और जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में या समुद्र तल से ऊंचा उठते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तीसरा हमारा कारण है समुद्र से दूरी या सागरों से दूरी। हम सब पढ़ चुके हैं कि जल और स्थल का वितरण, यानी जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जैसे जैसे हम सागर से दूर जाएंगे धीरे धीरे तापमान विषम होता जाएगा। मुंबई का तापमान सम रहता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहता है, लेकिन जयपुर, जोधपुर ऐसे क्षेत्रों के अंदर तापमान विषम रहता है। दिन में अधिक गर्मी और रात में तापमान कम हो जाता है। दैनिक तापांतर बढ़ जाता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। चौथा कारण है प्रचलित पवनें। हमारा स्थान या हमारा क्षेत्र किस तरह की पवनों के अंतर्गत आता है। वो ध्रुवीय पवनें हैं, पश्चिमी पवनें हैं या पूर्वा पवनें हैं। जिस स्थान से ठंडी या गर्म जिस प्रकार की भी पवनें आ रही हैं वो उस स्थान के तापमान को प्रभावित कर देती हैं। जैसे पछुआ पवनों से हमारे उत्तरी भारत में ठंड आती है, पछुआ पवनों के साथ तापमान जो है वो गिरने लग जाता है। इसी तरह से गर्मियों के अंदर लू चलने से तापमान बढ़ जाता है। देन वी हैव हमारे पास सागरीय धाराएं। हमारे सागरों में जो जल है सागरीय, वो परिसंचरण दिन रात चलता रहता है। धाराएं दिन रात चलती रहती है। गर्म जल की धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती रहती हैं और ये तापमान को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा अमेरिका के तट को छोड़कर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बदल जाती है और नॉर्वे के तटवर्ती इन सभी देशों को, जो यूरोप के हमारे पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उसके तापमान को बढ़ा देती है। अब उसी अक्षांश के ऊपर गर्म जल की धारा के कारण यूरोप में तापमान ऊंचा रहता है, लेकिन कनाडा और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तटों पर लैब्राडोर की धारा से तापमान कम हो जाता है। ये सागरीय धाराएं। और कुछ हमारे पास स्थानीय कारक है। स्थानीय कारक से अर्थ यह है कि पर्वतों का ढाल कैसा है, वन क्षेत्र है या पथरीला क्षेत्र है,
काली मिट्टी का प्रदेश है या जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है, स्थानीय भौगोलिक कारक भी तापमान को प्रभावित करते हैं। इन सब से इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम तापमान का वितरण पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि तापमान का वितरण बड़ा विषम है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। इनको नापने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म है समताप रेखाएं। समताप रेखा वो काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। हमारी बुक्स के अंदर, एटलस के अंदर, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ये वो काल्पनिक रेखा है जो इस पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। लेकिन इसके साथ एक शब्द लगा हुआ है, समुद्र तल पर सम्मिलित करके, रिड्यूस टू सी लेवल। हमें पहले जितने भी इस पृथ्वी पर स्थान हैं जहां आप तापमान निकाल कर उनको समताप रेखा से जोड़ना चाहते हो, तो पहले हमें सम्मिलित करना पड़ता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, मान लीजिए कि शिमला की ऊंचाई 2000 मीटर है और वहां पर औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम सब समझते हैं कि 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तो 2000 मीटर समुद्र तल से ऊंचा जाने पर लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया। तो वहां पर तापमान होना चाहिए 12 जमा 12 यानी कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझिए कि अंबाला और शिमला एक ही अक्षांश पर है, लगभग एक अक्षांश पर है, लेकिन शिमला का तापमान कम रहता है, अंबाला का तापमान अधिक रहता है। तो समताप रेखा बनाते समय हमें पहले तापमान को सम्मिलित करना पड़ता है, रिड्यूस टू सी लेवल करना पड़ता है। औसतन आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो हमारी पृथ्वी के ऊपर समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, लेकिन तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको हम अब समझते हैं। देखिए, थर्मल इक्वेटर, तापीय भूमध्य रेखा, वो काल्पनिक रेखा है जो इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। हैविंग हाईएस्ट एनुअल मीन टेम्परेचर, इनको जोड़ने वाली रेखा, वार्षिक मध्यमान तापमान अधिकतम जहां होगा उनको जोड़ने वाली रेखा को हम थर्मल इक्वेटर या तापीय भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। देन वी हैव थर्मल एनोमली, ये तापीय असंगति है। किसी स्थान के तापमान और जिस अक्षांश पर वो स्थित है उसके तापमान में अंतर को हम कह रहे हैं कि ये तापीय असंगति है। यहां तापमान मीन टेम्परेचर से संबंधित है, उस स्थान के औसत तापमान के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उस अक्षांश रेखा से उस स्थान का औसत तापमान में कितना अंतर है, वो तापीय असंगति कहलाती है। ये तापीय असंगति पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण तक ये पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव एनोमली हो जाती है, और उसके बाद ध्रुवों तक ये नेगेटिव हो जाती है। ये हम पिछले चैप्टर में भी जब हम ऊर्जा का वितरण पढ़ रहे थे, सूर्य तप का वितरण पढ़ रहे थे, तब भी आपने 0 से 38 डिग्री अक्षांश और उससे ऊपर भूमध्य रेखा से 38 डिग्री और 38 डिग्री से ध्रुवों तक जब वितरण पढ़ा था, तब हमने उसमें इसकी चर्चा की थी। अब हमारे पास है ये आइसो एनोमल लाइन, इसको हम बोलते हैं समविसंगति रेखा। वो रेखा जो इस पृथ्वी के ऊपर थर्मल एनोमली वाले स्थानों को, एक जैसे थर्मल एनोमली वाले स्थानों को जोड़ती है, तो हम इसको बोल देते हैं आइसो एनोमल लाइन, इसका नाम दे देते हैं। पॉजिटिव स्थानों, पॉजिटिव को जोड़ने वाली रेखा और नेगेटिव असंगतियों को जोड़ने वाली रेखा को जब आप जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आइसो एनोमल लाइन आ जाएगी।
जहाँ पर हम इस पृथ्वी पर तापमान के वितरण को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर समताप रेखाएं जो पाई जाती हैं उनका वितरण किस प्रकार का है। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि समताप रेखाएं सबसे पहले जो सूर्य का मौसमी स्थानांतरण है उत्तर और दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और सर्दियों में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। उसके कारण हमारी समताप रेखाएं भी अलग अलग दिशा में मुड़ जाती हैं और जब ये पास पास होती हैं तो इसका अर्थ यह है कि तापमान तेजी से बदल रहा है, और जब ये रेखाएं दूर दूर होती हैं तो इसका अर्थ यह है कि तापमान धीरे धीरे बदल रहा है। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक है तो समताप रेखाएं पास पास हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जल अधिक है तो हमारी समताप रेखाएं दूर दूर पाई जाएंगी। यहाँ पे शब्द हमने ये यूज किया है वाइडली स्पेस्ड हैं सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये पास पास आपको मिलेंगी। आइए, ये एक जनरल पैटर्न है समताप रेखाओं को समझने के लिए। जनवरी महीने की समताप रेखाएं किस प्रकार की होंगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में ये उल्टी हो जाएंगी। एक तरफ हमने स्थल और एक तरफ हमने जल दिखाया है। ये समताप रेखा है। स्थल के ऊपर जनवरी महीने में ये समताप रेखाएं किस तरफ चली जाएंगी, भूमध्य रेखा की तरफ, और जल के ऊपर सागरों के ऊपर ये समताप रेखाएं उत्तर दिशा में ध्रुवों की तरफ चली जाएंगी। ये एक जनरल पैटर्न है और इसी पैटर्न को जब हम मानचित्र पर देखते हैं तो आप देखिए कि हमारी जो भूमध्य रेखा से तापीय भूमध्य रेखा है वो दक्षिण में चली गई है। अब देखिए, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है यूरेशिया वाला, इस पर सभी समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ, लेकिन सागरों के ऊपर ये उत्तर दिशा में स्थानांतरित हो गई। लेकिन दक्षिण गोलार्ध के अंदर जो है आपको जहां भी ये है इसमें अंतर नजर आएगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही सागर से स्थल की ओर, महाद्वीपों की ओर ये रेखाएं तिरछी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, ये जल और स्थल के तापमान का अंतर है जो जनवरी के अंदर इस मानचित्र से हम समझ सकते हैं। जब मैं आपको गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की चर्चा कर रहा था, आप देख रहे हैं समताप रेखाएं भी हमारी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरफ कैसे ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाती हैं। इसी तरह से जब हम साल के सबसे गर्म महीने जुलाई की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी होती है। देखिए, स्थल के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर समताप रेखाएं ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और जल के ऊपर समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं। हम इस मंत्र से हम समझते हैं कि जुलाई के महीने की समताप रेखाओं में क्या अंतर आता है। कैसे, ये देखिए, थर्मल इक्वेटर हमारी सूर्य के कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण उत्तर दिशा में स्थानांतरित हो जाती है। ये डॉट डॉट वाली लाइन थर्मल इक्वेटर, तापीय भूमध्य रेखा दिखा रही है। ये हमारी जितनी भी समताप रेखाएं हैं ये उत्तर दिशा में शिफ्ट हो गई हैं, जबकि सागर पर ये नीचे भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट हो गई हैं। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये 30 डिग्री की समताप रेखा और 0 डिग्री की समताप रेखाएं, इन सब का वितरण यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। जुलाई महीने के अंदर हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है जो इस पृथ्वी के ऊपर बड़े आकार में तापीय खंडों को प्रदर्शित कर रहा है, तापीय कटिबंध को प्रदर्शित कर रहा है। ग्रीक फिलोसफर्स का ये एक बहुत पुराना मॉडल हमारी पृथ्वी के ऊपर तापीय कटिबंधों को प्रदर्शित कर रहा है कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को हम
उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये टोरिड जोन है जहां सारे साल तापमान ऊंचा रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दिस इज टोरिड जोन, या इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर से ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तक, और इस आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव पर, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक, इस भाग को हम शीत कटिबंध कहते हैं। इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाले भाग को हम शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत जमा उष्ण, शीत जमा उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, जहां गर्मी भी और सर्दी भी दोनों प्रकार की ऋतुएं पड़ती हैं। ये ताप कटिबंधों को प्रदर्शित करता है। अब हम तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, या तापमान की सामान्य ह्रास दर, तापमान की ऊंचाई के साथ घटने की दर हम पढ़ चुके हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। औसतन प्रति किलोमीटर ऊंचा जाने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ विशेष दशाओं के अंदर तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटने की बजाय बढ़ने लग जाता है। इसे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान की विलोमता कहते हैं। जब तापमान ऊंचाई के साथ जाते हुए घटने की बजाय बढ़ने लग जाए कुछ विशेष परिस्थितियों में, उसे हम तापमान की विलोमता या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। कौन कौन सी हमारी ये कंडीशंस है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़े समय के लिए कुछ स्थानों पर कभी कभी घटती है। कब घटती है? जब हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है लंबी रातें व स्वच्छ आकाश। रातें लंबी होंगी तो पार्थिव विकिरण अधिक होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पार्थिव विकिरण, पृथ्वी का तल अधिक ठंडा हो जाए और वो विकिरण आकाश के अंदर यानी अंतरिक्ष में चला जाए जब स्वच्छ आकाश होगा, यानी कि बादल नहीं हो आकाश में और अधिक आर्द्रता नहीं हो, या तापमान जो है वो धीरे धीरे ऊंचाई के साथ उसके अंदर अंतर आ जाएगा। देन वी हैव ड्राई एयर एंड स्लाइट एयर मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं शुष्क हवा व रुकी हुई हवा। हवा के अंदर अधिक हलचल, अधिक गति या अधिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ड्राई एयर एंड स्लाइट एयर मूवमेंट, इसमें तापमान की विलोमता होती है। फ्लैट सरफेस एंड स्नो कवर्ड सरफेस, जब भी कभी समतल सतह और बर्फ से ढकी हुई सतह होगी तब भी हमारे यहाँ ये तापमान की विलोमता देखने को मिलेगी। और अंतर पर्वतीय घाटियों के अंदर ये स्थिति दिखती है कि तापमान ऊंचाई के साथ जाते हुए कम होने की बजाय तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये तापमान की विलोमता दो प्रकार की हो सकती है। इसको हम बोलते हैं सरफेस इन्वर्जन, धरातलीय तापमान की विलोमता, और गतिक विलोमता। ये दो अलग अलग टाइप हैं। मैं इनको अलग अलग चित्रों से आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। हमारी तापमान या भू सतह पर किस तरह से तापमान की विलोमता जो मैदानी भागों के अंदर उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है कि ये भू सतह है और लंबी रातें और स्वच्छ आकाश हो तो पार्थिव विकिरण अधिक हो जाता है, तो ये सतह हमारी भू सतह अधिक ठंडी हो जाती है, तापमान कम हो जाता है। लेकिन ऊपरी सतह पर अभी तापमान अधिक है। ये तापमान की विलोमता है। यहाँ तापमान कम और ऊंचाई पर तापमान अधिक है। वार्म लेयर है, ये कोल्ड लेयर है। ये हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में ये सतह पर तापमान कम और ऊंचे क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। लेकिन जब कभी घाटी प्रदेशों के अंदर जो हमारे गुर्जर्स, बकरवाल, जो हमारे जनजातीय लोग या जो
पशु चराने वाली जनजातियां हैं वो इस क्रिया को बड़ी आसानी से समझ लेती हैं कि घाटी प्रदेशों के अंदर जैसे ही सूर्य डूबता है तो ये जो ढलान वाले क्षेत्र हैं बहुत जल्दी पार्थिव विकिरण के कारण ठंडे हो जाते हैं और ठंडी हवा धीरे धीरे घाटी के अंदर उतरने लगती है। ये कोल्ड एयर धीरे धीरे नीचे उतर रही है। अब यहाँ तापमान जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद तेजी से घटने लग जाता है और आप देखिए नीचे तापमान कम है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान बढ़ता चला जा रहा है। घाटी प्रदेश के अंदर तापमान 2, 4, 6 आप इसको देख सकते हैं कि किस गति से घट गया और ऊपरी क्षेत्रों के अंदर तापमान बढ़ गया। इसके प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को आते हैं कि हमारे जो कृषक बंधु हैं वो इस घाटी प्रदेशों में अपनी फसल कम उगा पाते हैं। किस लिए? धुंध के कारण, तापमान कम होने के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर वो होटल या रिजोर्ट वगैरह भी नहीं बना पाते कि बहुत अधिक ठंड होती है, वो ऊंचे क्षेत्रों में अपने स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्रिया घाटी प्रदेशों में तापमान विलोमता की देखने को मिलती है। दिस इज एडवक्शन टाइप अभिवहन कोहरा, इसको वाताग्री कोहरा भी कहते हैं। देखिए जब भी कभी ठंडी शुष्क वायु राशि एक दिशा से आ रही है और दूसरी तरफ हॉट एंड ह्यूमिड आर्द्र और गर्म वायु राशि आ रही है, जब दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो यहां संघनन की क्रिया से देखिए यहां तापमान कम हो जाता है और ऊपरी क्षेत्रों में इस गर्म वायु राशि के ऊपर चढ़ने पर इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है। इन्वर्जन की क्रिया हो जाती है, इसको हम फ्रंटल इन्वर्जन के नाम से बोलते हैं। आइए इसके प्रभाव क्या है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वायुमंडल में हलचल कम हो जाती है, टर्बुलेंस कम हो जाती है, जिसके अंदर वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना कम हो जाता है। उस कम हो जाने की वजह से स्मोक यानी कि स्मोक प्लस फोग, धुआं और धुंध दोनों आपस में मिल जाते हैं। और आप देखते हैं कि आजकल हमारे कैपिटल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जहां भी कहीं अधिक स्मोक और फोग आपस में मिल जाते हैं तो ये स्मोक बन जाता है और ये बहुत ही हानिकारक है, हम सबकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। इसी तरह से आप ये देखते हैं कि इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से किलर फ्रोस्ट का जन्म होता है, यानी जब सतह के आसपास तापमान बहुत कम हो जाता है, पानी हिम में परिवर्तित हो जाता है, किलर फ्रोस्ट बन जाता है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसका प्रमुख कारण है। और अंतर पर्वतीय घाटियों के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तापमान के अंदर परिवर्तन होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न, कोई भी आपको डाउट क्लियर करने तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं।